तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके रूट कॉज क्या है। ये प्रॉब्लम्स तो हमने देख ली कि ये प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट जम्मू एंड कश्मीर है वो फेस कर रहा है। बट व्हाट वाज द रूट कॉज बिहाइंड इट। बिफोर इंडिपेंडेंस जम्मू एंड कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था, सभी जानते हैं। महाराजा हरि सिंह यहाँ के रूलर थे। महाराजा हरि सिंह वाज अ हिंदू रूलर एंड ही डिड नॉट वांट टू मर्ज नीदर विद इंडिया एंड नीदर नॉर विद पाकिस्तान। ही वांटेड टू मेंटेन इंडिपेंडेंस जो स्टेट के अंदर, ताकि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री के जैसे बाकी जो रूलर है, जो रूल कर रहे हैं, इसी तरीके से ये भी करना चाहते थे। और इसी की वजह से ही ट्राई टू नेगोशिएट बोथ विद इंडिया एंड पाकिस्तान। दोनों को ही मतलब लटका के रख रहे थे ना, तो वो उसको क्लीन चिट दे रहे थे, ना ही वो उनको एक तरीके से अपना माइंड सेट बता रहे। पाकिस्तानी लीडर का पेशेंस बहुत ही कम है, क्योंकि पाकिस्तान का साथ में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान बहुत ही हॉरिडली एक तरीके से क्या कर देता है, कश्मीर के इशू के ऊपर वो रिएक्ट कर जाता है। पाकिस्तानी लीडर थॉट दैट कि जो कश्मीर रीजन है वो बिलोंग करता है पाकिस्तान को, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कौन है वहां की, मुस्लिम है। वेयर एज द पीपल ऑफ कश्मीर जो है वो, महाराजा एक तरीके से ऐसा नहीं सोचता है। महाराजा इस तरीके से नहीं सोच रहा था। महाराजा ये सोचता है कि दे थॉट ऑफ देम सेल्फ एज ए कश्मीरी अबव ऑल एंड वांटेड टू मेंटेन देयर सेपरेट आइडेंटिटी, बिकॉज ना तो यहाँ पे कोई मुस्लिम है, ना पे कोई यहाँ पे हिंदू है, वो कश्मीरी लोग है। वो अपने आप को कश्मीरी आइडेंटिटी से क्या करना चाहते थे, रिप्रेजेंट करवाना चाहते थे, और वो इसीलिए सेपरेट स्टेट की क्या करते हैं, वो अपनी विश है वो सामने रखते हैं। तो जब इंडिया को ये बोला गया कि हम तो भैया सेपरेट रहना चाहते हैं, तो इंडिया ने बाद में क्या कर दिया, इसके ऊपर स्टैंड लेना बंद कर दिया। जवाहरलाल नेहरू को काम दे रखा था, लिबरल हो गए। और जब पाकिस्तान बार बार फोर्स कर रहा है कि नहीं भैया, यहाँ की जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है, केवल एक रूलर हिंदू, और वो अपने इंटेंशन से और अपने मर्जी से रूल करना चाहता है, तो हम करने थोड़ी देंगे। कश्मीर हाथ से नहीं जाएगा। तो इसी वजह से उसने सोचा कि मैं यहाँ पे अटैक कर देता हूँ। ऑलरेडी पॉपुलेशन तो है ही मुस्लिम, तो मुझे तो सपोर्ट करने ही वाले, बिकॉज वी आर इस्लामिक कंट्री। तो यहाँ पे यही एक इंटेंशन से पाकिस्तान क्या हो जाता है, घुस जाता है अंदर। दे थॉट ऑफ देमसेल्फ एज ए कश्मीरी, और इसी वजह से वो क्या करते हैं बाद में, यहाँ पे इस आइडेंटिटी को सेपरेटली के वो मेंटेन करना चाहते हैं। एट दैट टाइम शेख अब्दुल्ला जो होते हैं वो पॉपुलर लीडर होते हैं वहाँ के। हिज पार्टी जो है वो फर्स्ट मुस्लिम लीग थी, उसके साथ में मर्ज हो रखी थी, एंड देन आफ्टर उन्होंने क्या कर दिया, उसका नाम बदल दिया था। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर की एक पार्टी ये थी, और उसके बाद इन्होंने अपना नाम बदल दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया। ही लॉन्च अ मूवमेंट फॉर आउटस्टर ऑफ अ मोनार्की। और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन था। मैनी ऑफ इट्स लीडर जो कि क्लोज रिलेशन रखते थे कांग्रेस पार्टी के साथ में, और शेख अब्दुल्ला एक सोशलिस्ट लीडर भी था। तो सोशलिस्ट लीडर के साथ में अगर जवाहरलाल नेहरू की ना बने तो भैया किसके साथ बनेगी। तो शेख अब्दुल्ला हैड a पर्सनल रिलेशन विद पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑल्सो, एंड ही वाज अगेंस्ट द मर्जर ऑफ कश्मीर विद पाकिस्तान। तो यहाँ पे एक दाल गलती हुई नजर आती है इंडियन लीडर को, और शेख अब्दुल्ला को अपनी ओर करने की कोशिश करते हैं। Since the majority of the population of Kashmir was Muslim, Pakistan wanted to establish its control over Kashmir। और जबकि एक तरीके से अगर हम देखें, while taking the undue advantage of uncertain thinking of महाराजा हरि सिंह, यहाँ पे अगर हम देखें अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान अपने ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स को घुसा देता है कश्मीर के अंदर, ताकि वो डायरेक्टली जाके सीज कर दे, कश्मीर को कैप्चर कर दे। इट्स साइड टू कैप्चर कश्मीर, एंड विद इन अ शॉर्ट स्पैन दे हैड कैप्चर्ड अ बिग पोर्शन ऑफ कश्मीर ऑन दैट टाइम। महाराजा हरि सिंह को लगता है कि अब नहीं बचा जाएगा, वो खुद इस चीज को नहीं हैंडल आउट कर पाएंगे, तो वो हेल्प मांगता है इंडियन मिलिट्री की या इंडियन गवर्नमेंट से। इंडिया एग्रीड टू प्रोवाइड मिलिट्री हेल्प, लेकिन अब ऊंट आया पहाड़ के नीचे। इंडिया ने भी क्या किया बाद में, अपनी एक कंडीशन रखी महाराजा के आगे, एंड ही फर्स्टली साइन अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, एंड देन आफ्टर वो पहले डिक्लेयर करे जम्मू एंड कश्मीर का मर्जर इंडिया में, बिकॉज भैया हम तो हमारी टेरिटरी का ही प्रोटेक्शन करते हैं, बाहर की टेरिटरी वालों को हमें मतलब नहीं। तो बाद में उन्होंने बोला कि एक काम करो, इसे इंडिया के अंदर मर्ज कर दो। जब इसे इंडियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दोगे तो हम आएंगे, हमारी आर्मी आएगी और बचा देगी तुम लोगों को। और इसके बाद में एक्सेशन दिखाई देता है जम्मू एंड कश्मीर का। On October 27, 1947, by signing an instrument of accession of महाराजा हरि सिंह ने एक्सेप्ट किया जम्मू एंड कश्मीर को, कि जम्मू एंड कश्मीर एज अ पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ इंडिया। आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनली एंड लीगली जम्मू एंड कश्मीर बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया ऑन दैट टाइम। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने अपनी फोर्स भेजी एरोप्लेन्स के थ्रू श्रीनगर के अंदर, विच इमीडिएटली स्टार्टेड एक्शन अगेंस्ट द पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर एंड गॉट द एरिया ऑक्यूपाइड बाय देम, और उसे पूरी एक तरीके से वैकेटेड करवा दिया गया।
लेकिन चीजें यही है, फ्रॉम द अदर साइड पाकिस्तानी आर्मी बाद में डायरेक्टली अटैक कर देगी ओवर द कश्मीर, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इंडिया और पाकिस्तान का वॉर वहां पे स्टार्ट हो जाएगा 22 अक्टूबर 1947 को। क्योंकि हम गए थे ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर को, जो घुसपैठिए घुसे थे, और हमें क्या पता था कि उन घुसपैठियों के पीछे सिखाने वाले तो पाकिस्तानी आर्मी वाले ही बैठे हुए। तो जब उन घुसपैठियों को हमारी आर्मी खाली करवा रही थी, तभी बाद में उन आर्मी वालों का, पाकिस्तानी आर्मी वालों का बाद में पीछे से बैक सपोर्ट आता है, और इंडिया और पाकिस्तान का वॉर स्टार्ट हो जाता है अक्टूबर 1947 में। अब पाकिस्तान का रोना बाद में वहां पे गाएगा कौन? यूएनओ में जाता है फिर पाकिस्तान अपने इशू को लेके, और ऐसा मानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू वेंट टू यूएनओ। अब यहाँ पे ये चीज में बहुत हद तक पुख्ता सबूत भी कुछ दिए जाते हैं कि इस इशू को यूएनओ में जवाहरलाल नेहरू लेके चले गए, जो सबसे बड़ा आई थिंक प्रॉब्लम था इंडिया का। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को अच्छा भी तो बनना है उस समय, कि नए नए आजाद हुए हैं, सभी वर्ल्ड के आगे हम यूएनओ को उनकी इज्जत करें। यूएनओ उस समय नया नया फॉर्म हुआ था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बहुत सारे कंट्रीज उसे रिकॉग्नाइज कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू इस इशू को लेके गए यूएनओ के अंदर, विच इन इट्स रिजोल्यूशन बाद में उसने पास किया 21 अप्रैल 1948 को। एंड फाइनली जो वॉर था वो एंड हुआ 1 नवंबर 1949 को, जब सीज फायर एनफोर्स किया गया यूनाइटेड नेशंस के थ्रू। लेकिन इंडियन फोर्सेज है वो खाली करवा रहे थे एरिया, लेकिन पूरा नहीं करवा पाई। इंडियन फोर्सेज हैड गॉट वैकेटेड द लार्ज पोर्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तानी फोर्सेज, लेकिन अभी भी 1/3 पोर्शन उनके कंट्रोल में ही था, वो अभी तक खाली नहीं करवाया गया। तो बस वही बात आती है कि अगर उस मामले को थोड़ा सा टाइम दे दिया होता, तो हमारा आर्मी जो है वो ये एरिया भी खाली करवा देता, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उसमें यूएनओ इंटरवीन करता है, और बाद में फिर मामला खराब हो जाता है। सो डेट वो बाद में क्या कर देता है, यूएनओ वहां पे सीज फायर लगा देगा कि भैया जो जहां तक बढ़ा हुआ है वहीं पे बढ़े रहो, वहीं तक एक तरीके से रहो, और आगे एक तरीके से मत आना। अब यहाँ पे, हाँ, दोनों की मिलिट्री बराबर थी, वो बात है, मिलिट्री दोनों को ही हम लोगों ने बराबर एक तरीके से डिवाइड कर रखा था। पर द थिंग इज दैट कि उस समय जवाहरलाल नेहरू का ये भी एक सोचना होगा कि शायद हमारे जो जो हमारे सोशलिस्ट एक्शंस है वो आई थिंक अभी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन अगर इसकी जगह अगर सरदार होते तो नहीं मानते, सरदार अगर इसकी जगह अगर होते तो वो बाद में घुस के भी पाकिस्तानी आर्मीज को ये कश्मीर वाला पोर्शन खाली करवा ही देते। पाकिस्तान हैज गिवन द नेम ऑफ आजाद कश्मीर ऑफ दैट एरिया, और बाद में इंडिया इसे ओपीओके बोलता है, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलता है। और आज भी हम ऑलमोस्ट इसे ऑफिशियली क्या करते हैं, इसे ऑफिशियली इंडिया का पार्ट मानते हैं। बट द थिंग इज दैट हम सभी जानते हैं रियलिटी, आज वो दबा के बैठा हुआ है पूरा लैंड एरिया। After the merger of Jammu and Kashmir in India, it was said that once the situation become the normal in the state, जो पीपल है उनका ओपिनियन लिया जाएगा। अब देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो रिकमेंडेशंस दी थी यूएन ने, वो उसमें तीन चीजें थी। पहला तो पाकिस्तान है वो अपने जो नेशनलिस्ट है उसको विड्रॉ करे, जो एंटर किए हैं कश्मीर के अंदर। सेकेंडली, इंडिया भी जो है वो एक तरीके से प्रोग्रेसिवली क्या करे, अपनी फोर्सेस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वहां पे रखे, और एक तरीके से वहां से वो भी विड्रॉ हो जाए, जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को ज्यादा बढ़ाने से मतलब नहीं। और तीसरा, कश्मीर के लोगों को ये इंश्योर किया गया कि हम प्लेबिसाइड करवाएंगे, एंड इट वाज कंडक्टेड इन फ्री एंड इम्पार्शियल मैनर। उसी से कश्मीर का फ्यूचर क्या होगा डिसाइड होगा। तो ये चीज यहाँ पे कश्मीर को 3 स्टेप प्रोसेस कहा जाता है यूएनओ का, और रिकमेंडेशंस पूछा भी जाता है, 2 मार्क्स के अंदर आपके क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वर द रिकमेंडेशंस ऑफ यूएनओ ऑन कश्मीर इशू। तो ये आपके रिकमेंडेशंस तीन आपको याद रखनी है कि दीज आर द रिकमेंडेशंस ऑफ यूएनओ ऑन दैट टाइम। बट then after we can see that it was said that the situation become more normal in a state, people opinion will be taken about the future of state, and Sheikh Mohammed Abdullah जो होते हैं वो बाद में प्राइम मिनिस्टर की ओथ वहां पे ले लेंगे जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए 1954 तक वहां पे कश्मीर के अंदर जो चीफ मिनिस्टर है जम्मू एंड कश्मीर का, वो प्राइम मिनिस्टर ही माना जाता था। हरि सिंह जो होते हैं वहां के महाराजा, वो उन्हें एग्जीक्यूटिव हेड की वहां पे क्या की जाती है, शपथ दिलाई जाती है, और उन्हें एक टाइटल दिया जाता है सरदार रियासत उस टाइम में। तो ये चीजें वहां पे इनिशियल कश्मीर गवर्नमेंट के अंदर वहां पे ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इनिशिएट करेंगे। अब यूएनओ की ये कुछ रिकमेंडेशंस थी, डेट याद रखना 21 अप्रैल 1948 को ये रिकमेंडेशंस आई। 3 स्टेप प्रोसेस के अंदर इन इश्यूज को क्या किया गया, कवर किया गया। नाउ इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, जम्मू एंड कश्मीर को ऑटोनॉमस स्टेट, हाँ, वो डिक्लेयर किया गया, और आर्टिकल 370 को इंक्लूड किया गया। और यही चीज है कि स्पेशल स्टेटस जो जम्मू एंड कश्मीर को मिला, आगे जाके यही एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है वो क्रिएट कर देता है पूरे के पूरे रीजन के अंदर। और इंडिया के बाहर के जो स्टेट थे वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, बाद में जम्मू एंड कश्मीर को एक एलियनिक स्टेट के बेसिस पे देखते हैं।
Though Jammu and Kashmir is a state like other state of India, yet under the instrument of accession, it is given a special status for its purpose. 370 को आर्टिकल 370 को इंसर्ट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और इसी के अंदर अंडर विच इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट ऑफ इंडिया जम्मू एंड कश्मीर को सबसे ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई। अब देखिए, देखने को हमने कोई जम्मू एंड कश्मीर पहला स्टेट नहीं था कि जिसको हमने स्पेशल स्टेटस दिया हो। आर्टिकल 371 में हमने नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी बहुत सारे स्टेट हमने देखे हैं कि अलग अलग स्टेट को क्या कर रखा है, आपने ऑटोनॉमी दे रखी है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की बात काफी अलग थी। वहां हम पे हमने अलग से उनकी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का हमने उनको राइट दे दिया, जो शायद किसी और स्टेट को हमने दिया ही नहीं था। सो जम्मू एंड कश्मीर को सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का हमने एक फैसिलिटी दे दी, प्रिपेयर्ड बाय जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी स्टेट की ही। एंड ये एनफोर्स किया जाएगा 26 जनवरी, यानी कि 26 जनवरी 1957 को। एक तरीके से उसकी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो क्या किया जाएगा, एक तरीके से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है और उसे एनफोर्स करती है। प्लीज रिमेंबर दैट यही चीज अलग रहती है कि जम्मू एंड कश्मीर जो ओनली स्टेट इन इंडिया जिसके पास में अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था। स्पेशल स्टेटस तो बाकियों को भी दे रखे थे हमने, लेकिन स्पेशल जम्मू एंड कश्मीर में यही था कि उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था। दूसरी चीज ये थी कि बहुत सारे आर्टिकल जो थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के डू नॉट अप्लाई ऑन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फॉर एन एग्जांपल, जैसे आर्टिकल 3 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसमें पार्लियामेंट को बाय लॉ वो न्यू स्टेट फॉर्म कर सकती है बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, और या फिर किसी और स्टेट को यूनाइट करके नया स्टेट बना सकती है, या ज्यादा दो स्टेट को क्या कर दे, यूनाइट कर दे और एक नया स्टेट फॉर्म कर दे बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। किसी एक स्टेट की टेरिटरी को भी या तो एक्सक्लूड करना हो या इंक्लूड करना हो, वो हमारे यूनियन गवर्नमेंट के पास में इसका पूरा राइट है, हमारी पार्लियामेंट के पास में इसका पूरा लेजिटिमेट राइट है। तो यही चीज है कि किसी को एरिया को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, बाउंड्री जो है स्टेट की डिसाइड करना, वो पूरा हमारे पार्लियामेंट के पास में इसका एक जुरिस्डिक्शन आता है आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग। बट विदाउट सीकिंग द अप्रूवल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन गवर्नमेंट जो है या यूनियन पार्लियामेंट है कैन नॉट डू एनी सच थिंग विद रिगार्ड टू जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर के रिगार्डिंग में कोई भी चीज इस प्रकार की उनकी पार्लियामेंट यानी कि जो उनकी लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर है, उनके अप्रूवल के बिना कुछ भी नहीं कर पाएगी। यूनियन गवर्नमेंट को अगर करवाना है तो पहले उसे अप्रूव करवाना पड़ेगा स्टेट लेजिस्लेचर से, देन आफ्टर दे कैन मेक अ चेंज इन दी जम्मू एंड कश्मीर, जो कि यूनियन गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया हो। सिमिलरली जो हमारे चैप्टर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के, वो भी वहां पे अप्लाई नहीं होते। यानी कि डीपीएसपी जो है, जो गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट करती है और नेशनल गवर्नमेंट को भी डायरेक्ट करती है कि कुछ केसेस में कि आपको किस डायरेक्शन में काम करना है, वो डीपीएसपी भी वहां पे अप्लाई नहीं हो रहे थे। ओनली द परमानेंट रेसिडेंट जो है जम्मू एंड कश्मीर के, वो परचेज कर सकते हैं प्रॉपर्टी वहां पे स्टेट में, और जो पीपल है अदर स्टेट के, वो वहां पे प्रॉपर्टी बाय नहीं कर पाएंगे। ये भी एक 370 का क्या था, एक क्लॉज था। मैनी लॉ पास बाय द यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट बी एनफोर्स इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विदाउट द अप्रूवल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जो अभी हमने पढ़ लिया। तो ये बहुत सारी चीजें थी। आप बाद में आप बोलते हो कि आप एक यूनियन गवर्नमेंट के या इस पूरे इंडियन यूनियन के पार्ट हो, तो आप कैसे माने जाओगे, बिकॉज ये सारी चीजें तो आपको ऑलरेडी इतना ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर रही है कि आप इससे अच्छा एक अलग कंट्री बना लेते हैं। In a brief, we can say that the state of Jammu and Kashmir has a special status in comparison to the other state of India, and it enjoys more autonomy। यही चीज है कि यहाँ पे ये सबसे ज्यादा ऑटोनॉमी इंजॉय करा, और अभी भी इनकी भूख खत्म नहीं हुई थी। इतना देने के बाद में भी दे जस्ट कि लाइक और दो, हमें और ऑटोनॉमी चाहिए। अभी भी इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंटरवीन कर रही है। आगे हम देखेंगे ना कि जो पॉलिटिक्स होगी इनकी 1948 के बाद में, उस पॉलिटिक्स के अंदर ये भूखों की तरह मतलब क्या करेंगे, बार बार यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशन लगाएंगे कि यस इंडियन यूनियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारे इंटरनल मैटर के अंदर इन्वॉल्व हो रही है। तो यहाँ पे यही चीज है वो देखिए आगे कि और कैसे इसकी पॉलिटिक्स आगे इवॉल्व होती है। देखिए कंट्रोवर्सीज क्या है इसके स्पेशल स्टेटस के रिगार्डिंग में, तो कंट्रोवर्सीज भी देख लेते हैं जरा कि व्हाई द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑलवेज क्रिटिसाइज्ड इन द इंडियन पॉलिटिक्स। डिफरेंट व्यू पॉइंट दिखाई देते हैं रिगार्डिंग द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जैसे कि स्पेशल स्टेटस जो है जम्मू एंड कश्मीर का, in a way that means hindrance in the way of integration of India because of the reason इवन 62 ईयर्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया, अब तो इससे भी ज्यादा हो गए। ये जो कंटेंट था यहाँ पे 62 से ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो आज इंडियन गवर्नमेंट को आजाद हुए 75 ईयर्स के ऊपर हो गए। तो यानी कि इतने साल होने के बाद में भी आखिर क्या चीज है जो अभी तक नहीं बदली है,
ऑलमोस्ट हम देखें 77 ईयर्स होने के बाद में भी क्या चीजें हैं जो अभी तक नहीं बदली है। After independence of India, the people of Jammu and Kashmir were still asking for more autonomy. आज भी ज्यादा autonomy की डिमांड कर रहे हैं, जो मैंने अभी बताया आपको कि आजादी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एंड अदर मेंबर ऑफ संघ परिवार वर of this opinion. They were of the opinion that from the very beginning Jammu and Kashmir should have been merged into India like other princely states. They also want to abrogate the Article 370 of the Constitution of India. तो यही चीज है कि अगर आप किसी कुत्ते को हड्डी दिखाओगे तो बाद में उसकी भूख बढ़नी ही बढ़नी है। वही चीज है जो बीजेपी का यही मानना है कि उनको थोड़ा बहुत रिजिड या फिर थोड़ा बहुत ब्रूटल होके अगर उस टाइम ही अगर इसकी सॉफ्ट थेरेपी कर दी होती तो आई थिंक ये प्रॉब्लम बढ़ती ही नहीं। इनको आजादी चाहिए थी तो तभी दे देते हम आजादी। और यही चीज है कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज के ऊपर बहुत ही ज्यादा अपना एक प्रो स्टैंड लेती है कि आर्टिकल 370 को भी हम हटाएंगे अगर आएंगे तो। वो हटाया भी इन लोगों ने। तो द अदर व्यू पॉइंट इज क्वाइट अपोजिट टू व्यू पॉइंट दिस व्यू पॉइंट written above the supporter of this viewpoint and advocating that कि ज्यादा autonomy देना जरूरी है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को because autonomy provided under article 370 was not sufficient. They have given following argument. अब इस argument को सुनते हैं जरा कि भैया क्यों चाहिए इनको ज्यादा ऑटोनॉमी 370 में जो दी है इतनी काफी क्यों नहीं है। व्हाट वर द पर्टिकुलर इश्यूज एट द टाइम ऑफ द मर्जर। अगर हम मर्जर के टाइम में अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर इनटू इंडिया इट वाज सेड दैट कि जो सिचुएशन जब नॉर्मलाइज हो जाएगी तो वहां पे क्या करवाया जाएगा एक तरीके से दैट मीन्स जो फ्यूचर है वो जम्मू एंड कश्मीर का उन पीपल्स के ओपिनियन के ऊपर डिसाइड कराया जाएगा। whereas the promise has not been fulfilled and this viewpoint give a rise to a demand of holding plebiscite in Jammu and Kashmir। और आज भी हम देखते हैं कि प्लेबिसाइट की डिमांड उठती है। वो हमेशा इसी चीज को एलिगेशन करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे साथ में धोखा कर दिया। Autonomy provided under Article 370 has eroded with the passage of time and because of this reason the people of Jammu and Kashmir were of the view that कि उनको जो प्रोवाइडेड हो रखी है एक्चुअल ऑटोनॉमी सो दैट दे वर एबल टू टेक डिसीजन विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस। क्योंकि हम आगे देखेंगे जब पॉलिटिक्स के बारे में देखेंगे ना तब यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बार बार एलिगेशंस लगाते हैं कि वो क्या कर रही है उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स को इंटरफेयर कर रही है उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है। और आगे हम देखेंगे कि बहुत बार गवर्नमेंट गिरती है बढ़ती है नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो अपने अलाइड है वो अलायंस बनाएगा उनके साथ में वापस से गिरेगी। जो कांग्रेस है वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को इंटरनली एक तरीके से फ्रैक्शन कर देगा उसके अंदर बंटवारा कर देगा जिसकी वजह से लीडर्स कुछ अलग सोचते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सपोर्टर्स होते हैं बाकी वो कुछ अलग सोचते हैं। कुछ लोग बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि अपने एमएलएज को लेके वापस से कांग्रेस की गवर्नमेंट में मिल गए। तो ऐसे बहुत ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसकी वजह से बाद में एलिगेशन लगाए जाते हैं कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि कश्मीर के अंदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो इस्टेब्लिश हो एंड had not established in India in the state of Jammu and Kashmir। और यही चीज है जो कहीं ना कहीं एलिगेशन लगते हैं कंट्रोवर्सी है वो उठती है इस स्पेशल स्टेटस के रिगार्डिंग में। इज इट क्लियर व्हाट वर द प्रोविजंस ऑफ 370 and what were the controversies regarding the article 370? यस सर। यस सर। ओके अभी कोई डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो यहाँ तक के सेशन के। नहीं सर, अभी तक तो कोई डाउट नहीं है। ओके तो आगे बढ़े फिर आगे की पॉलिटिक्स कैसे इवॉल्व होती है 1948 के बाद में। यस सर। यस सर। मर्जर हाँ मर्जर हो गया है। हरि सिंह को सरदार रियासत बना दिया प्राइम मिनिस्टर बन गया है शेख अब्दुल्ला। अब 1948 के बाद में पॉलिटिक्स कैसे इवॉल्व होगी जम्मू एंड कश्मीर की देखिएगा। आफ्टर टेकिंग ओवर एज अ प्राइम मिनिस्टर जो शेख अब्दुल्ला है वो इनिशिएट करते हैं बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स बिकॉज हम देखते हैं कि शेख अब्दुल्ला हैज अ सेम टाइप ऑफ आइडियोलॉजी जो कि जवाहर की होती है। जवाहरलाल नेहरू भी एक सोशलिस्ट लीडर होते हैं तो लैंड रिफॉर्म इंडिया में इनिशिएट करते हैं आते ही। तो यहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर रहते हुए शेख अब्दुल्ला इनिशिएट करेंगे मेजर लैंड रिफॉर्म एंड अदर पॉलिसीज भी ताकि वहाँ के ऑर्डिनरी पीपल्स है वो वहाँ पे बेनिफिटेड हो सके यानी कि वेलफेयर सिस्टम जो है वो वहाँ पे इंश्योर करने की कोशिश थी इनकी। बट देयर वॉज अ ग्रोइंग डिफरेंस बिटवीन हिम एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अबाउट द पोजीशन ऑफ कश्मीर स्टेटस बिकॉज अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के मन में वो ठेस
जमी हुई थी कि कुछ ना कुछ करके क्या करे कश्मीर को स्पेशल स्टेटस से मिला के शायद इंडिया में अगर मिला सके तो कुछ कर सकते हैं कि। और ये हमेशा सस्पिशियस मोड पे ही रहते थे, ये भी जो इनकी खुद की रीजनल गवर्नमेंट चल रही है, ये भी हमेशा सस्पिशियस मोड में रहते थे कि क्या पता कब इंडिया का मूड बदल जाए और हमारे ऊपर पाकिस्तान के जैसा कुछ कॉन्स्पिरेंसी क्रिएट कर दे। तो शेख अब्दुल्ला वॉज द मास लीडर ऑफ द स्टेट एंड टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस पोजीशन। जैसे ही उनको हाथ में सत्ता दी जाती है तो हमेशा वो होता है ना कि देखो सांप अपना नेचर चेंज नहीं कर सकता, भले ही वो दोस्ती कर सकता है, उसको दूध पिला दोगे कितना भी, लेकिन वो हमेशा कभी भी अपना नेचर चेंज नहीं कर सकता। बस यही चीज थी। ये शेख अब्दुल्ला ऐसा तो दोस्ती, जवाहरलाल नेहरू के दो दोस्त बहुत भारी पड़े भैया, क्योंकि चाइना का दोस्त बहुत भारी पड़ा और एक शेख अब्दुल्ला बहुत भारी पड़ जाता है। तो शेख अब्दुल्ला जो है वो भी कहीं ना कहीं क्या है, अपनी दोस्ती दिखाता है ये। और यूएस के साथ में कहीं ना कहीं क्या कर देगा, अपना एक अलाइज है वो वहां पे बना देगा, और वो ट्राई करेगा कि जो कश्मीर है उसको इंडिपेंडेंट किया जा सके, अपनी पोजीशन के एडवांटेज उठाता है। इट इज सेड दैट with this purpose in mind he had talked with the government of USA और क्रिएट करता है differences between him and the government of न्यू दिल्ली। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ही वॉज डिसमिस इन 1953। और बाद में जब दिखाई देगा ना कि दिल्ली गवर्नमेंट को कि भैया शेख अब्दुल्ला अपना अलग ही फील्डिंग सेट कर रहा है, तो बाद में क्या करेगा ये, दिल्ली की गवर्नमेंट बाद में उसे डिसमिस कर देते हैं 53 में, और उसे डिटेंशन यानी कि उनको एक तरीके से क्या कर देंगे यहाँ पे, जेल में बंद कर दिया जाता है शेख अब्दुल्ला को। अब आगे देखा जाएगा कि ड्यूरिंग द मोस्ट ऑफ द पीरियड बिटवीन 1953 टू 74 तब तक शेख अब्दुल्ला को क्या किया जाता है, जेल में ही रखा जाता है। कांग्रेस पार्टी एक्सरसाइज अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट। अब देखिए शेख अब्दुल्ला गया, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है अभी तक गवर्नमेंट में, नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी तक हटी नहीं है, शेख अब्दुल्ला को डिटेन कर दिया गया है कि वो भैया एंटी गवर्नमेंट हो रहा है, एंटी इंडिया एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, और यूएसए की जो गवर्नमेंट है उनके साथ में कुछ कॉन्स्पिरेंसी क्रिएट कर रहा है। तो नेशनल शेख अब्दुल्ला के अलावा बाद में कांग्रेस पार्टी है वो अपनी गवर्नमेंट को कंटिन्यू करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में, एंड रिमेन इन पावर विद एक्टिव सपोर्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी। लेटर ऑन द नेशनल कॉन्फ्रेंस हैड ज्वाइन द कांग्रेस पार्टी एंड पावर जो है वो डायरेक्टली क्या कर देती है, कांग्रेस अपने हाथ में ले लेगी। बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरी मर्ज कर देगी अपने अंदर, कि जो पार्टी है वो रिवाइव बाद में शेख अब्दुल्ला करेगा आके, पार्टी के जितने भी एमएलए थे वो सबको मिला दिया कांग्रेस के अंदर, और अब ओवरऑल सोल सुपर पावर कौन हो गई, कांग्रेस हो गई। तो यहाँ पे खेला कर दिया कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में। और शेख अब्दुल्ला कहाँ बैठा हुआ है, अभी तक जेल में बैठा हुआ है, क्योंकि उसने सोचा था कि भैया थोड़ी बहुत पावर हाथ में आई है, एक बार मैं अपना दांव पिच लगा लेता हूँ, खेल लेता हूँ, लेकिन कांग्रेस यहाँ पे क्या कर देती है उनके ऊपर अच्छे से बाद में कह सकेंगे कि वो बाद में रिएक्शन देती है। देयर वर अ सीरियस एलिगेशन ऑफ अ मेल प्रैक्टिसेज एंड रिगिंग इन अ वेरियस इलेक्शन। अब कांग्रेस के ऊपर बहुत ज्यादा मेल प्रैक्टिसेस के और इलेक्शंस को रिग करने के क्या लगते हैं, एलिगेशंस लगाए जाते हैं। पहला जो पीरियड आता है ना, पीरियड बिटवीन द 53 टू 74, कांग्रेस पार्टी बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस दिखाई देती है जो स्टेट की पॉलिटिक्स से वहां पे। इन द मीन वाइल देयर वर सेवरल अटेम्प्ट टू रीच एन एग्रीमेंट बिटवीन शेख अब्दुल्ला एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत बार ऐसा नहीं कि शेख अब्दुल्ला को कोई ऑफर नहीं किया गया, बहुत सारे एग्रीमेंट ऑफर किए गए, लेकिन कोई ज्यादा सक्सेसफुल वहां पे कुछ हुआ नहीं। अब उसी ड्यूरेशन में कांग्रेस पार्टी एक चीज और कर देती है। कांग्रेस पार्टी ने बोला कि भैया ये क्या प्राइम मिनिस्टर एक ही रहेगा इंडिया का, ठीक है, तो एक चेंज हुआ वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, एंड चेंज इन अ प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वहां पे होता है 1965 के अंदर, विच द प्राइम मिनिस्टर जो रहेगा स्टेट का जो डेजिग्नेटेड रहेगा उसे बाद में उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, नेम और चीफ मिनिस्टर कर दिया जाएगा। पर एक चीज याद रखना, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, गुलाम मोहम्मद सादिक। ओके, गुलाम मोहम्मद सादिक का जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के होते हैं, ही बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो वो पहले चीफ मिनिस्टर क्या होते हैं, स्टेट के बनते हैं। 1974 में हमारी जो गूंगी गुड़िया है इंदिरा गांधी, वो बाद में एग्रीमेंट लेके आती है और शेख अब्दुल्ला को कन्विंस करती है, और शेख अब्दुल्ला को भी रियलाइज हो जाता है कि भैया ऐसे ही अपनी जिंदगी अंदर बिताएंगे पाकिस्तानी लीडर्स की जैसे, तो फिर काम काज चलने नहीं वाला है। तो शेख अब्दुल्ला वहां पे मान जाते हैं एंड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। देन आफ्टर जब एग्रीमेंट साइन कर लिया जाता है, जैसे ही शेख अब्दुल्ला को बाहर लाया जाएगा, फिर रिवाइव द नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड विच वाज इलेक्टेड विद अ मेजोरिटी इन असेंबली इलेक्शन ऑफ 1977। शेख अब्दुल्ला की डेथ हो जाएगी 82 के अंदर, जैसे ही अगले इलेक्शन होने वाले होते हैं उससे पहले उनकी डेथ हो जाएगी, और लीडरशिप जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के उनके जो बेटे होते हैं फारूक अब्दुल्ला, उनको दी जाती है, और वो बाद में अगले चीफ मिनिस्टर बनते हैं। यानी कि हैरारकी यहाँ पे ये लोग फॉलो करते हैं, शेख अब्दुल्ला का बेटा बाद में पार्टी का जो कमांड है वो हाथ में ले लेता है। बट ही सुन वॉज डिसमिस्ड बाय गवर्नर
एंड ब्रेक वे फैक्शन ऑफ अ नेशनल कॉन्फ्रेंस केम टू पावर फॉर अ ब्रीफ पीरियड। अब यहाँ पे शेख अब्दुल्ला थे तब तक तो ठीक थे। शेख अब्दुल्ला के टाइम में भी बहुत सारे लीडर जो थे वो इन्फ्लुएंस्ड थे नेशनल कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस पार्टी से। तो जैसे ही फारूक अब्दुल्ला के हाथ में गवर्नमेंट आ जाती है, फारूक अब्दुल्ला भी इस तरीके से किसी न किसी मिलिटेंट एक्टिविटीज में क्या होते हैं, इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और वापस से सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नर जो है वो वहां पे गवर्नमेंट को गिरा देगा। और बाद में अ, जो एक तरीके से गवर्नर जो उनकी गवर्नमेंट गिराता है, उसके साथ ही जो फ्रैक्शन दिखाई देता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ समय के लिए, और वो दिखाई देता है कि बहुत सारे जो लीडर है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के छोड़ के चले जाते हैं। इन द असेंबली इलेक्शन 1983, अब 83 के अंदर नए असेंबली इलेक्शन आ रहे हैं क्योंकि 82 के अंदर शेख अब्दुल्ला की डेथ हो गई, अगले साल नए इलेक्शन आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो बहुत ही ज्यादा मेजोरिटी के साथ में वापस आ जाती है, ओवरवेलमिंग मेजोरिटी उनको मिलती है, और फारूक अब्दुल्ला वापस से आगे चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बेसिस पे। गवर्नमेंट गिराई थी पिछले टेन्योर में, अब वापस से क्या हो गए, ये लोग एक साइड वन साइडेड मेजोरिटी के साथ में आ जाते हैं। Farooq Abdullah blamed the central government this time for making unnecessary interference in the affair of the state, whereas सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अलीग करते हैं फारूक अब्दुल्ला को कि ये सेपरेटिस्ट एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। सेक्शन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस वो फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट का सपोर्ट विड्रॉ कर देता है, यानी कि जो मेजोरिटी से चुनी हुई गवर्नमेंट है, कांग्रेस तो डायरेक्टली इसमें रोल प्ले कर नहीं रही है, तो कांग्रेस ने क्या कर दिया, हॉर्स राइडिंग कर दी, या फिर जो कुछ ऐसे पर्सन थे उन लोगों को क्या कर दिया, अपनी ओर मिला दिया। तो जो एक सेक्शन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस था वापस से अपना सपोर्ट विड्रॉ करता है और फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट धड़ाम से नीचे। तो गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट कि वहां पे अब माइनॉरिटी है, तो रिड्यूस टू माइनॉरिटी में आ जाने की वजह से कॉन्फिडेंस लॉस्ट हो जाता है, और बाद में हाउस से शेख अब्दुल्ला की गवर्नमेंट वापस से गई। अब ये सब जब चल रहा था तो वहां के लोग सब नोटिस कर रहे थे कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर को लेके खींचातानी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, चल रही है, कि एक स्टेबल गवर्नमेंट तो चल ही नहीं पा रही। अब आप देखो ना, मतलब ये हो सकता है कि किसी के भी इंटेंशन हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को शायद अपने पर्सनल इंटेंशन वहां पे फुलफिल करवाने, या स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन आप देखो कि जब तक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है किसी भी कंट्री में या किसी भी स्टेट में, तब तक वहां पे आप सोचते हो कि डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लाए, तो नहीं लाया जा सकता भैया। पाकिस्तान का एग्जांपल देख सकते हो और इंडिया का आप एग्जांपल देख सकते हो। इंडिया में भले ही अपोजिशन हो, इंडिया में भले ही इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीजें हो, पॉलिटिक्स इवॉल्व हुई हो, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो स्टेबल रही है, बहुत हद तक स्टेबल रही है। कोई ज्यादा ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखा गया गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। तो वही चीज है कि हाँ, जब हम देखते हैं इंडिया डे बाय डे वो ज्यादा अच्छे से चल भी पा रहा है। और इसका भी अगर फाइनेस्ट एग्जांपल देखना हो तो आप चाइना का देख सकते हो। चाइना के अंदर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, नो डाउट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन स्टेबल गवर्नमेंट है वहां की। वो दूसरों को आने ही नहीं देते ना, सीधी सी बात है, रेस में मैं अकेला भागूंगा तो स्टेबल ही रहूंगा, तो वो दूसरों को आने नहीं देते, लेकिन उसका एक रिजल्ट जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव दिख रहा है, वहां का डेवलपमेंट देख लो आप। तो वही चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बार बार इंटरवीन कर रही है, जिससे कि वहां की स्टेट की डेमोग्राफी है वो बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। Strong reaction were expressed in Jammu and Kashmir on the dismissal of Farooq Abdullah, and the government, as the people got convinced that the central government did not want democratic process to stabilize this state। तो यही strong reaction दिखाई देते हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। जैसे फारूक अब्दुल्ला को डिसमिस करते हैं, वहां के लोग भी समझ जाते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेबिलिटी चाहती ही नहीं है स्टेट के अंदर। Any government which would not have an understanding with the central government would not be allowed to function in the state। ये क्लियर चीज बन गई थी, ये क्लियर स्टेटमेंट बन गया था कि भैया अगर आपका मेंटेलिटी स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मैचअप नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप यहाँ पे सरकार नहीं चला सकते, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट है वो, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो, क्या कर देगी, किसी ना किसी टैक्टिक से आपकी गवर्नमेंट गिरा ही देगी बाद में। तो ये चीज जम्मू एंड कश्मीर के लोगों पे सेंट्रल गवर्नमेंट को लेके जो एक है वो खराब इंप्रेशन पड़ जाता है। इट वुड नॉट बी अलाउड अ फंक्शन इन ए स्टेट दैट, दिस वाज द इंप्रेशन ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब जैसे ही फारूक अब्दुल्ला का डिसमिसल होता है ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इट जनरेटेड द रिजेंटमेंट इन द कश्मीर, एंड जो कॉन्फिडेंस है कश्मीरी लोगों का had developed in a democratic process after the accord between Indira Gandhi and Sheikh Abdullah revive a setback। वो जो कॉन्फिडेंस बना था ना वापस से इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच में एक अकॉर्ड जो साइन हुआ था, उसके बाद में लोगों ने डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वापस से अपना एक भरोसा जताया था, अब वो सेटबैक कंडीशन में चला जाता है जब वापस से इस तरीके की एक्टिविटीज होती है। उस समय तक राजीव गांधी है वो चार्ज है वो अपने हाथ में ले चुके होते हैं। The feeling that the center was intervening the politics of the state was further strengthened when National Conference in 1986 agreed
टू हैव अ इलेक्टोरल अलायंस विद कांग्रेस द रूलिंग पार्टी इन अ सेंटर। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस वापस से अलायंस किसके साथ में बनाती है, कांग्रेस के साथ में बनाती है, वहां के लोगों का दिमाग खराब हो जाता है भैया। इतनी बार मतलब कि ये तो फिर बेशर्मी की हद हो जाती है, इतनी बार तुम्हारी सरकार गिराई है इन लोगों ने, मतलब तुम हो कि पावर के इतने भूखे हो कि बार बार कांग्रेस के पास में वापस से जाओगे और गवर्नमेंट है वो बनाओगे। 86 में नेशनल कॉन्फ्रेंस एंटर्ड इनटू अलायंस विद कांग्रेस पार्टी और असेंबली इलेक्शन होते हैं 87 में, जो कि अलायंस के अंदर विद कांग्रेस पार्टी अलायंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और इन इलेक्शन के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस पार्टी दोनों को ही मेजोरिटी मिल जाती है। फारूक अब्दुल्ला वापस से चीफ मिनिस्टर की जो शपथ है वो लेते हैं, बट वॉज वाइडली बिलीव दैट द रिजल्ट डिड नॉट रिफ्लेक्ट द पॉपुलर चॉइस ऑफ देयर पीपल। वहां पे उस इलेक्शन में मेल प्रैक्टिसेस के पूरे पूरे कहीं ना कहीं क्या थे, आसार लग रहे थे वहां के लोगों ने, क्योंकि वोट चोरी उस समय अभी थोड़ी होती थी। वोट चोरी तो पहले तो और ज्यादा अच्छे से हो सकती थी। अभी तो इतने सारे एलिमेंट्स हमारे पास में है कि हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हमारे जो अपोजिशन है वो से क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, कि भैया ब्राजील के लोग आके वोट डाल रहे हैं, यहाँ के लोग वोट डाल रहे हैं, तो वोट चोरी आसानी से आज हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उस समय तो भैया पोलिंग होती थी, पोलिंग के अंदर पता नहीं किसने कौन सा डिब्बा चेंज कर दिया क्या पता चले। तो उस इलेक्शंस को रिग करने का एक एलिगेशन यहाँ पे लगाया जाता है कश्मीरी लोगों के द्वारा कि भैया पॉपुलर चॉइस नहीं है ये, जो यहाँ पे पहले माहौल बना हुआ था और जो रिजल्ट निकल के आया है इट वाज क्वाइट डिफरेंट। A popular resentment had already been brewing the state against the inefficient administration since early 1980s। जो एक पॉपुलर रिजेंटमेंट ऑलरेडी वहां पे क्या हो रहा था, चल ही रहा था। और जब ये कंडीशन आ जाती है ना, जब ये रिजल्ट निकल के सामने आते हैं कि वहां के लोग हैं वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि वापस से जीतेंगे ये लोग, लेकिन जीत जाते हैं, तब जाके दिस वाज नाउ augmented by the commonly prevailing feeling that the democratic process were being undermined and at the behest of the center। ये सभी के सभी सेंटर की वजह से किया जा रहा है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस ये लोग यहाँ चलने ही नहीं देंगे। इट जनरेटेड अ पॉलिटिकल क्राइसिस इन द कश्मीर विच बिकेम सेवियर विद द राइज ऑफ इंसर्जेंसी। और यही के बाद में एक बैकग्राउंड बनता है इंसर्जेंसी का। 1989 तक the government had come in the grip with the militant movement mobilized around the cause of the separate कश्मीरी नेशन। और वहां पे जाके बाद में बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप है वो बाद में क्या होंगे, अपने जो मूवमेंट है वो लॉन्च करेंगे। 89 के अंदर स्टेट है कम इनटू ग्रिप विद द मिलिटेंट मूवमेंट जो मोबिलाइज करते हैं और बाद में सेपरेट कश्मीरी नेशन की डिमांड करते हैं। जो इंसर्जेंट्स है वो मॉरल मटेरियल और मिलिट्री सपोर्ट उनको मिल रहा था पाकिस्तान के द्वारा, क्योंकि वो तो चाह रहा था कि भैया इंटरनल स्ट्राइक बढ़े, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़े। फॉर अ नंबर ऑफ ईयर द स्टेट वाज अंडर प्रेसिडेंट रूल। बहुत सालों तक बाद में प्रेसिडेंट रूल के अंदर स्टेट रहता है, अंडर द कंट्रोल ऑफ द आर्म फोर्सेज। थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 1990 जम्मू एंड कश्मीर ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वायलेंस वहां पे क्या किया, एक तरीके से एक्सपीरियंस किया इन हैंड्स ऑफ इंसर्जेंट्स एंड थ्रू द आर्मी एक्शन। असेंबली इलेक्शन होता है स्टेट में 96 के अंदर जाके, और तब जब वो प्रेसिडेंशियल रूल से ही क्या होते हैं चला रहा होते हैं काम, वहां पे कामकाज प्रेसिडेंशियल रूल का ही चल रहा होता है। लेकिन बाद में जाके नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट वहां पे पावर में आती है रीजनल ऑटोनॉमी की डिमांड के साथ में। एट द एंड ऑफ इट्स टर्म इलेक्शंस वर हेल्ड इन 2002। और इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसको मेजोरिटी मिलती नहीं है, और कांग्रेस ने भी किसका साथ छोड़ दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ इस बार छोड़ दिया, और उन्होंने गवर्नमेंट बना दी पीडीपी के साथ में। एक और पॉलिटिकल पार्टी जो कश्मीर के अंदर वहां पे इन्वॉल्व होती है पॉलिटिकल टैक्टिक्स के अंदर, वो होती है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीडीपी, जो उस समय कांग्रेस के साथ में क्या करती है, गवर्नमेंट में आती है। तो अब यहाँ पे 2002 के बाद की पॉलिटिक्स कैसे आगे बढ़ती है, 2002 के बाद में किस प्रकार से पॉलिटिक्स है वो एक तरीके से रिवॉल्व होगी, तो देखिएगा जरा। आफ्टर दिस जो असेंबली इलेक्शंस है वो होते हैं स्टेट के अंदर 2002 में, इन विच कांग्रेस और जो पीडीपी है उसको मेजोरिटी मिल जाती है, और एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है इन दोनों के बीच में। एग्रीमेंट ये होता है कि जो शेयर है पार्टी का वो हम बांटेंगे, 3 साल पीडीपी के पास में रहेगा, जो मुफ्ती मोहम्मद सईद जो रहेंगे वो एक तरीके से चीफ मिनिस्टर के बेसिस पे 3 साल सर्व करते हैं। और जब 3 साल पूरे हो जाएंगे, क्योंकि टोटल टेन्योर 5 ईयर का है, तो और सॉरी जो 3 साल जैसे ही 6 साल का रहता था टोटल टेन्योर उस समय कश्मीर की लेजिस्लेचर का, तो जैसे ही 3 साल उनके पूरे हुए उसके बाद में कांग्रेस लीडर जो है वो आगे क्या करेगा, बाकी के टाइम के लिए वो अपनी जो चीफ मिनिस्टरशिप है वो आगे संभालेगा। जो गुलाम नबी आजाद होते हैं उस समय वो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर बनते हैं उसी एक टेन्योर में, यानी कि 50-50 कर दिया इन लोगों ने कि भैया आधा तेरा आधा मेरा, ठीक है। तो इस बेसिस पे इन लोगों ने 2008 तक ये गवर्नमेंट चलती है।
लेकिन वहां पे एक इशू आ जाता है लैंड ट्रांसफर का। अमरनाथ श्राइन बोर्ड को एक लैंड ट्रांसफर कर दी जाती है। कांग्रेस के जो लीडर है, जो गुलाम नबी आजाद उस समय चीफ मिनिस्टर होते हैं, और वहां पे वो लैंड ट्रांसफर है वो कर दी जाती है अमरनाथ श्राइन बोर्ड को, जिसकी वजह से पीडीपी है उसमें रिजेंटमेंट होता है, और बाद में जो उनका सपोर्ट है वो बैक कर देती है। पर गुलाम नबी आजाद की जो गवर्नमेंट है, इसके रिजल्ट से बाद में उनको रेजिग्नेशन देना पड़ता है 2008 में। अमरनाथ श्राइन बोर्ड का एक इशू ये था कि अमरनाथ जो हमारी यात्रा होती है, उस यात्रा के अंदर ना वहाँ पे बहुत सारे पिलग्रिमेज के लिए वहाँ पे लैंड है वो यहाँ पे इशू करना था, तो इस वजह से इन्होंने गुलाम नबी आजाद ने कर दिया था। लेकिन बाद में इसकी वजह से क्या होता है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी रहती है वहां पे रहने वाली, वो कहीं ना कहीं क्या करती है, इस चीज को विरोध करती है। इस चीज को विरोध करने के पीछे तर्क ये लगाया जाता है, रीजन ये दिया जाता है कि भैया जब आपने 370 दिया है, जब बाहर के लोगों को आप यहाँ पे लैंड एरिया प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो आप कैसे बाहर की कंपनीज को और मल्टीनेशनल बिजनेसेस को यहाँ पे इन्वॉल्व या यहाँ पे इंटरफेयर करने की इजाजत दे रहे हो? इससे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या होंगे, कहीं ना कहीं वायलेट होंगे। तो यहाँ पे गुलाम नबी आजाद पे जब पीडीपी का प्रेशर क्रिएट होता है, तब जाके बाद में गुलाम नबी आजाद उस अमरनाथ श्राइन बोर्ड वाले जो डिसीजन होते हैं उसको विड्रॉ भी कर देते हैं एक हद के लिए। लेकिन जब विड्रॉ कर दिया जाता है तो बाद में जम्मू में रहने वाले जो हिंदूज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इसके अगेंस्ट में हो जाते हैं, और वो बाद में इस चीज को बाद में उठाते हैं कि भैया ये हमारे साथ में फिर अनफेयर हो गया। और उस केसेस में बाद में वो विड्रॉ कर देंगे, और विड्रॉ करने के बाद में भी पीडीपी उस अपना सपोर्ट वापस से पीछे ले ही लेती है, और उनकी गवर्नमेंट तो फाइनली गिर ही जाती है। अगला इलेक्शन होगा नवंबर दिसंबर 2008 में। एक और कोलिशन गवर्नमेंट निकल के सामने आएगी। इस बार वापस से जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो पीडीपी का साथ छोड़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में जाती है, और इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को लीड कर रहे होते हैं फारूक अब्दुल्ला का बेटा उमर अब्दुल्ला, जो 2009 में बाद में वहां पे अपनी कमान हाथ में ले लेते हैं। अब स्टेट है वो कंटिन्यू डिस्टरबेंसेस और उन सभी से क्या कर रहा था, उनका विटनेस हो रहा था। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस नेम से एक वहां पे सेपरेटिस्ट ग्रुप होता है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, जो वहां पे क्या करता है, इस तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बहुत सारे मिलिटेंट एक्टिविटीज भी वहां पे करवाएगा, टेररिस्ट एक्टिविटीज भी वहां पे करवाता है। तो उससे गवर्नमेंट बहुत क्रिटिसाइज होती है वहां पे। और 2014 में उसका रिजल्ट भी स्टेट में उनको मिलता है। स्टेट वेंट इनटू अनदर इलेक्शन विच वाज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट वोटर टर्नआउट, जो 25 सालों में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। और कॉन्सिक्वेंटली वहां पे एक नई गवर्नमेंट आती है इस बार। जब देखो, जो पीडीपी पहले कांग्रेस के साथ में थी, फिर कांग्रेस ने पीडीपी का साथ छोड़ा और वापस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में आ गई, तो इस बार पीडीपी ने कांग्रेस का भी साथ नहीं लिया और बीजेपी के साथ में मिल गई। और पीडीपी पहले जो मुफ्ती मोहम्मद सईद की जो पीडीपी थी, पहले कांग्रेस के साथ थी, लेकिन इस बार अब बीजेपी के साथ में मिलकर उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट वहां बना दी। एंड आफ्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद, 2016 में मुफ्ती मोहम्मद सईद की डेथ हो जाती है, वो चीफ मिनिस्टर होते हैं उस समय कश्मीर के। उनकी डेथ के बाद में उनकी जो बेटी होती है, जिनका नाम होता है महबूबा मुफ्ती, वो फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर बनती है, कहाँ की, कश्मीर की। लेकिन महबूबा मुफ्ती है वो भी बहुत ही वीक चीफ मिनिस्टर कह सकते हैं हम, और इन्वॉल्व हो जाते हैं बहुत सारे टेररिज्म के एक्ट के अंदर, वो इन्वॉल्व पाई जाती है। माउंटिंग द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल टेंशन अवर विटनेस। और उस समय तक गवर्नमेंट पूरी तरीके से, बीजेपी गवर्नमेंट आ चुकी होती है, और उसका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि बार बार ऑपोजिशन अब क्या कर रहा है, एलिगेशन लगा रहा है कि भैया बीजेपी आने के बाद में भी क्या है, ये प्रॉब्लम और बढ़ रही है, महबूबा मुफ्ती कुछ नहीं कर पा रही है, वापस से सपोर्ट वापस खींचने लेना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो बीजेपी अपना पूरा माइंडसेट बना के बैठी थी कि सपोर्ट तो वापस लेना है, लेकिन ऐसे ही नहीं लेंगे, एक सही टाइम पे सपोर्ट वापस लेंगे। तो ऑन 19 जून 2018 बीजेपी अपना सपोर्ट वापस लेती है। गवर्नमेंट जो होती है महबूबा मुफ्ती की, वो माइनॉरिटी की वजह से गिर जाती है, और महबूबा मुफ्ती को बाद में रेजिग्नेशन देना पड़ता है। गवर्नर रूल लग जाएगा वहां पे स्टेट में। बट आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ गवर्नर रूल, द सिचुएशन हैज नॉट इम्प्रूव्ड। और इसके बाद में हम देख सकते हैं कि फरवरी के अंदर, 2019 फरवरी के अंदर बाद में होता है पुलवामा अटैक, जो कहीं ना कहीं सीआरपीएफ जो हमारा कॉन्वॉय होता है उसका एक लेटेस्ट एग्जांपल है। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे मूड में होती है कि हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक्शन लेंगे। तो अब हम देखेंगे कि जो बीजेपी आती है उसका पॉपुलर सपोर्ट ये होता है कि हम 370 को क्या करेंगे, रिवोक करेंगे। जो 2019 का जब चुनाव लड़ रहे होते हैं पुलवामा के बाद में, तो पॉपुलर सपोर्ट उसका यही रहता है। तो ये अब इसके बाद की पॉलिटिक्स कैसे हुई, 370 को डिलीट कैसे किया, वो हम देखेंगे आगे। लेकिन यहाँ पे वापस से क्लास ओवर होने वाली है, तो देखते हैं। ये लीडर है शेख अब्दुल्ला, ये फारूक अब्दुल्ला है, और ये है उमर अब्दुल्ला। तो अभी के लिए मैं ओवर कर रहा हूँ, ठीक है। फिर बाद में हम देखते हैं एक यूनानिमस डिसीजन के साथ में कि आगे कंटिन्यू करना है या फिर कल के लिए हम इसे छोड़ते हैं।
ठीक है, तो एक बार आप लेफ्ट हो सकते हैं। ठीक है बहुत बहुत सर। धन्यवाद आपको ज्वाइन करने के लिए। अरे सर, आपको थैंक यू। धन्यवाद? आप हमको उल्टा धन्यवाद क्यों दे रहे हो? हाँ इसलिए मतलब, ये तो सर ऐसे उल्टा उल्टा जैसे, मुझे कहावत नहीं आ रही कोई सी भी, लेकिन हमको आपको थैंक यू बोलना चाहिए, आप क्यों बोल रहे हैं? अरे चलिए, मुझे मतलब लगा होगा कि कुछ, हाँ, कि सीखा आपने जम्मू कश्मीर का, तो डाउट निकल ही गया होगा एटलीस्ट आप लोगों की माइंड से।